रिवाइज करना है, अपने नॉलेज को रिवाइज करना है। और जब हम सेकंड रिवीजन की तरफ जाएं तो हम वो तो सिर्फ 2-2 दिन लगा के हम सिर्फ क्वेश्चंस कर सकते हैं सारे टॉपिक वाइज ना, सिर्फ के चैप्टर 1 के हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस कर लें, चैप्टर 2 के कर लें, चैप्टर 3 के कर लें। अगर हम क्वेश्चंस को दरमियान में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, ये ठीक है डॉक्टर अली, बिकॉज ये कि अगर क्वेश्चन वाइज देखें तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आ गई, मीन मीडियम मोस्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन और जी स्कोर अभी तक। तो ये फोर्थ चैप्टर वो तो भी आगे आएगा ना। हाँ, ये हाँ जी, वो तो भी आगे आएगा, जिनकी हमने कैलकुलेशंस करनी है। तो पहले हम रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम कर लेंगे। स्पेशली इसका जो नॉलेज है ना, बायोस्टैट का जो अभी तक मैं पढ़ा हूँ, एपिडेमियोलॉजी में बहुत चीजें हैं जो कि थ्योरेटिकल हैं, न्यूमेरिकल कम है जरूर, लेकिन वो जरा इतना कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल नहीं है। इसमें एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। आप एक स्टेप मिस नहीं कर सकते, अगले स्टेप यानी अगला स्टेप पढ़ नहीं सकते पिछले स्टेप को समझे बगैर। आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल समझे बगैर आप इससे आगे नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये चीजें बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप चैप्टर मैम ने भी इसलिए यही सारा वो फॉलो किया पैटर्न, कि जो पैटर्न मैम ने पढ़ाया है अगर आप उससे पिछला वाला नॉलेज रिवाइज ना करें तो आपको अगले की समझ नहीं आती। तो क्वेश्चंस हम जरूर करेंगे, प्लीज कोई स्क्रीन शेयर कर लें। क्वेश्चंस हम जरूर करेंगे, वो हम ऐसा कर लेंगे कि हम कोई जब हम एग्जाम्स की तैयारियों में लगे होंगे सारे, तो कोई 2-2 घंटे की हम निकाल लेंगे कि जिसमें जिसकी जो क्वेरी है एग्जाम क्वेश्चंस के हवाले से वो हम दूर कर लें। तो मैं था जी स्टेप 1 पे, और मैंने आपको ये बता रहा था कि हर जो नंबर ऑफ इंटरवल्स की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, कि हम बहुत कम भी नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा भी नहीं कर सकते। कम करेंगे तो डाटा उस क्लास रेंज से बाहर निकल जाएगा, और ज्यादा कर देंगे तो एंड पे हमने क्योंकि समराइज करके हमने उसकी इन्फेरेंस निकालनी होती है, हम वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जनरल रूल क्या रखा हुआ है बुक में, 5 to 20 का रखा हुआ है। मैम ने कहा हुआ है कि 6 to 15 के दरमियान आपके नंबर ऑफ इंटरवल्स होने चाहिए या नंबर ऑफ क्लासेस होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके नंबर ऑफ इंटरवल्स के या क्लासेस के, इनकी जो हर क्लास की जो विड्थ है वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर ये पहली क्लास है 10 to 19 की, ठीक है, तो दूसरी क्लास उन्होंने 20 to 29 की हुई है, 19 to 29 की नहीं की हुई। यानी कोई वैल्यू ओवरलैप नहीं करती, हर रेंज एक्सक्लूसिव है, ठीक है। तो ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए आपकी क्लास इंटरवल्स में, ठीक है। और प्लस जो क्लासेस हैं, नंबर ऑफ क्लासेस हैं, वो उसकी जो लिस्ट है वो एग्जॉस्टिव होनी चाहिए। यानी वो इतनी ज्यादा लंबी रेंज ना बना दे, छोटी विड्थ रख के बहुत लंबा टेबल ना बना दे कि आपको वैसे इन दी एंड उसका कोई फायदा ना रहे, ठीक है। तो विड्थ को भी और नंबर ऑफ इंटरवल्स को भी आपने जहन में रखना है कि आपने एक ऐसा एक्यूरेट टेबल बनाना है कि जो ना ज्यादा छोटा हो ना ज्यादा बड़ा हो। स्टेप नंबर 2 था कि आपने रेंज डिफाइन करनी है। रेंज कैसे डिफाइन करते हैं कि आपके पास जो वैल्यू, जो ऑब्जर्वेशंस या जो डाटा दिया होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देंगे तो आपके पास जो है वो रेंज निकल आएगी, ठीक है। और हर क्लास की विड्थ कैसे निकालते हैं कि आप रेंज को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ क्लासेस से, नंबर ऑफ इंटरवल से, तो आपके पास विड्थ निकल आएगी, ठीक है। बात वही है कि विड्थ यूनिफॉर्म होनी चाहिए। हर क्लास इंटरवल की जो विड्थ है वो एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि पहले की विड्थ 5 है तो अगले की 10 हो जाए, अगले की 15 हो जाए। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हर क्लास में जो विड्थ है वो यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। अभी तक मैंने यहाँ तक पढ़ाया था, अगर किसी को कुछ समझ ना आए तो मुझे बता दें, क्योंकि यहाँ तक ऑलमोस्ट हम एक बेसिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल डिजाइन कर लेते हैं अपना। अच्छा डॉक्टर अली, अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज हों तो फिर भी क्लास इंटरवल्स इक्वल ही होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। उसके लिए पता क्या करते हैं बेसिकली, उसके लिए एक और कॉन्सेप्ट है, उसमें ना हम 0.5 ऐड और माइनस कर देते हैं ताकि आपकी कोई भी वैल्यू इनसिग्निफिकेंट ना रहे। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसमें देखें, एक बड़ी अजीब बात है,
10 to 19 है और फिर वैल्यू है 20 to 29। 19 to 20 के दरमियान वाला जो फिगर है दैट इज मिसिंग। ये किसी ने मुझसे सवाल नहीं किया। उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसके लिए हम रेंज बनाते हैं, हम ना वो 0.5 वाली लिमिट बनाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम इस जो पूरा एक डिजिट का जो डिफरेंस है इसको ओवरकम करने के लिए हम ये जो क्लास लिमिट्स बना रहे हैं ना, उसकी एक टर्मिनोलॉजी है। मैं आपको उसकी टर्मिनोलॉजी का नाम बता देता हूँ, एक सेकेंड। मैंने अभी हम क्लास बाउंड्री बना, एक सेकेंड, हाँ क्या था उसको, मगर डॉक्टर अली वो तो हम इमेजिनरी हमारे माइंड में तो है ना कि 10.10 इज एक्चुअली 9.5। लेकिन हम उसको क्लास बाउंड्री कह देते हैं। फिर ना हम 0.5 की फॉर्म में ले आते हैं। यानी अगर हमारा डाटा है फॉर एग्जांपल 10 है तो हम 9.5 से 19.5 कर देते हैं, ताकि जो 19 to 20 के दरमियान में जो, और फिर नेक्स्ट जो है वो उसी के अकॉर्डिंगली आगे सारा चलता रहता है डाटा जो है। क्या कह रही हैं आप, बताइए। कि जो लोअर लिमिट है उसमें हम -0.5 करते हैं और अपर लिमिट में हम +0.5 करते हैं। दैट्स क्लास बाउंड्री। यस, उसमें फिर क्लास बाउंड्री, ताकि जो दरमियान में जो क्लास इंटरवल्स के दरमियान में जो मिसिंग डिजिट्स हैं वो भी कवर अप हो जाए। ठीक है, अगर आपके पास इवन उसमें वैल्यूज आ रही, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट भी था ना, मतलब लाइक अगर आपका एक क्लास इंटरवल है मतलब 10 to 20, तो वो आपने 9.5 से आई थिंक 10.4 तक लेना है, उसमें 5 नहीं आपने काउंट करना। वही तो बता रहे हैं कि यही कॉन्सेप्ट है। वो बेसिकली जो 19 to 20 के दरमियान में जो डिफरेंस है ना, उसको सिग्निफिकेंट बनाने के लिए ये क्लास बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट है, जो मैम ने जस्ट बताया था, पढ़ाया नहीं था कि क्लास बाउंड्रीज कैसे डिफाइन करते हैं। क्या बेसिकली तो क्लास इंटरवल के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि हम क्लास बाउंड्रीज बनाएं और फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर्मुलेट करें। लेकिन हमने क्लास बाउंड्रीज नहीं पढ़ी, मैम ने नहीं पढ़ाई हमें। मे बी वो अगली दफा जब हम अप्लाइड बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़े तो उसमें वो हमें पढ़ाएं, वो उसके लिए छोड़ा हो मैम। ठीक है। तो अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दे, क्योंकि आगे स्टेप। डॉक्टर अली मिड इंटरवल वाली बात दोबारा बताइए। मिड इंटरवल ये है, मिड इंटरवल ये होता है कि आप जो है ना, ठीक है, मिड इंटरवल जो है वो आप किसी भी इंटरवल की अपर और लोअर वैल्यू को ऐड करते हैं और ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उसको हम मिड इंटरवल कहते हैं। क्या लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2। इस केस में किस तरह से होगा? 19 प्लस सॉरी, डिवाइड बाय 2। हां जी, 19 प्लस 10 करके डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी द मिड पॉइंट, क्लास मिड पॉइंट, मिड इंटरवल जिसे कहते हैं। और ये हमें ग्राफिंग में बहुत रोल प्ले करता है। जब हम आगे ग्राफ्स पढ़ेंगे ना, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के आगे से ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, ये उसमें रोल प्ले करता है बेसिकली। मिड इंटरवल या मिड पॉइंट्स जो होते हैं ना, इसकी उसमें प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। और कोई चीज किसी को कंफ्यूजन है तो फिर, वरना हम आगे चलते हैं। क्लियर है? ये 2 कॉलम्स हो गए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास तीसरा कॉलम बनता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि हम सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाते हैं। यानी पहले इंटरवल के आगे 10 to 19 फ्रीक्वेंसी के नीचे 5 है, आगे नेक्स्ट हम हेडिंग देंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहली क्लास इंटरवल के आगे फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 ही आएगी, ठीक है। उससे अगली में
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल के पैरेलल 5 प्लस 19 आएगी, यानी और उससे आगे जो वैल्यू आएगी उसमें 10 ऐड कर देंगे, फिर 13 ऐड कर देंगे, फिर 4 ऐड कर देंगे, यानी आपने अपनी जो है वो सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज हैं उनको ऐड अप करते जाना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं हाँ जी, आप आते हैं 26 पे, ठीक है। इसमें आप देखें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 to 19 की 5 है, ठीक है। 5 में 19 ऐड किया 24 आ गई, 24 में 10 ऐड किया 34 आ गई, 34 में 13 ऐड किया 47 आ गई, 47 में 4 ऐड किया 51 आ गई, यानी हम सक्सेसिवली ऐड अप करते जा रहे हैं जो फ्रीक्वेंसीज हैं, उससे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज और स्टेप 4 इन द फॉर्मुलेशन ऑफ मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नेक्स्ट स्टेप जो स्टेप 5 है दैट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे करते हैं कि हम डिवाइड करते हैं एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी को बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी 5 को डिवाइड करेंगे 57 से, 19 को डिवाइड करेंगे 57 से, 10 को डिवाइड करेंगे 57 से, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी, यानी एक्चुअल। अच्छा, क्यूमुलेटिव में हम 5 को करते हैं और रिलेटिव में फ्रीक्वेंसी जो 5, 19, 10 आ रही इनको करेंगे। अच्छा, आई गॉट, क्या मतलब? नहीं मैं समझ गई। क्यूमुलेटिव में तो हम सक्सेसिवली ऐड कर रहे हैं, रिलेटिव के लिए जो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी है उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, थैंक यू, आई गॉट इट, ठीक है। और इनकी होता क्या है कि इन सब का जो सम है वो 1 आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये यहां तक समझ आ गई है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बहुत आसान है। क्यूमुलेटिव में एडिशन करते जाना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको डिवाइड कर देना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। जैसे क्लास इंटरवल, फर्स्ट जो क्लास इंटरवल है 10 to 19 का, उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, 5 को टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी 57 से डिवाइड कर देंगे तो दैट विल गिव अस 0.0877, दैट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। समझ आ गई? जी जी समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट आता है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। इसी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। इसमें एक कॉलम मिसिंग है जो कि मैम ने पता नहीं क्यों नहीं बनाया, वो बनाना चाहिए था परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का, यानी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। तो अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम अप 1 है तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का टोटल सम अप क्या आना चाहिए नीचे? 100, ठीक है। उसके बाद स्टेप 7 है क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली थी कि हम सक्सेसिवली फ्रीक्वेंसी को ऐड करते गए थे, क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करेंगे कि हम सक्सेसिवली रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड अप करते जाएंगे, ठीक है। एट द लास्ट 0.0877 पहली में आ गई, ठीक है। दूसरी में 0.0877 प्लस 0.3, ठीक है। तो 0.421, फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे कि 0.421 में ऐड कर देंगे 0.1754, तो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आ गया, जिसमें हम स्टार्ट हुए नंबर ऑफ इंटरवल्स से, हमने रेंज डिफाइन की, हमने विड्थ डिफाइन की, हमने फ्रीक्वेंसी से बेसिक टेबल बना लिया, फिर उसी टेबल से हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकाली और फाइनली क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली,
ठीक है। तो ये टोटल 7 स्टेप्स हैं जिन्हें आपने याद रखना है, जिसको मैम ने आगे पीछे करके इस पूरे में बताया हुआ है, और मुझे खासी मुश्किल हुई मैम की प्रेजेंटेशन से पढ़ने में, क्योंकि मैम ने कॉन्सेप्ट्स को बहुत आगे पीछे किया हुआ है, रैंडमली दिया हुआ है मैम ने इसमें सारा। रैंडमली दिया हुआ है। तो आपने ये टोटल 7 स्टेप्स हैं जिनको याद करना है बस, ठीक है। अब इसमें मैम ने एक चीज बताई हुई है कि डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, कि आप देखें कि आपके पास एक रॉ डाटा था, आपने उसको बड़े खूबसूरती से टेबुलेटेड फॉर्म में तो ले आए, लेकिन आपने प्रिसीजन खत्म कर दी, ठीक है। हमारे पास प्रिसाइज वैल्यूज थी, ठीक है, आपने उन वैल्यूज को फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में रेंज में डाल दिया, तो आपकी जो प्रिसीजन है वो खत्म हो गई आपके डाटा की। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो आपका टेबुलेशन कर देता है, डाटा को की समराइजेशन में रोल प्ले करता है, उसको एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में ले आता है, लेकिन उसकी जो प्रिसीजन है उसको कॉम्प्रोमाइज कर देता है। आपकी जो डाटा है उसकी प्रिसीजन लॉस हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि 2 चीजें थी, मैंने मैम को इस बारे में वो भेजा भी, लेकिन मुझे ना मैम की कुछ समझ नहीं आई। मैंने मैम को मैसेज भी किया था आज, मैम का रिप्लाई भी आया मुझे, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आई मैम ने क्या वो बताया। कि लिखा हुआ है कि कुछ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंट ग्रुपिंग्स आ जाती हैं और सिमिलर ग्रुपिंग्स में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। अब इससे क्या मुराद है, ये दीज आर द 2 डिफरेंट डिसएडवांटेजेस। अब इससे मैम का मतलब क्या है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। सेम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट ग्रुपिंग्स, और सिमिलर ग्रुपिंग्स लीड्स टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज वन ऑफ these are the 2 of the side disadvantages of the frequency distribution। ये मैम से मैं नेक्स्ट लेक्चर में वैसे क्लियर करूंगा, ठीक है। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ, उसकी तरफ के वो बाकी टेबल्स किधर हैं, जो एक क्वालिटेटिव डाटा और डिस्क्रीट डाटा के होते हैं। आप आ जाए स्लाइड नंबर 12 पे, 12, 13, 14 देखना हमने, ठीक है। अब ये देखिए कि नॉमिनल, सॉरी, एफडीटी की अगर एडवांटेजेस आ गए तो उसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं? ये 3 एडवांटेजेस क्या है, आपका डाटा सिंप्लीफाई हो गया, टेबुलेटेड फॉर्म में आ गया, आपकी समराइजेशन इजी हो गई है, ठीक है। आपने अपना डिसऑर्गेनाइज्ड डाटा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ले आए हैं, ठीक है, जो कि आपका एक आम आदमी भी उसको देख के समझ सकता है, ठीक है, जिसको इंटरप्रेट करना आसान है, ठीक है। प्लस हम उस पर फर्दर टेस्ट रन कर सकते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स के, अपनी डिफरेंट इन्फेरेंसेस के लिए, अपने डिफरेंट रिसर्च पर्पसेस के लिए। तो आप ये जो 12 पे देखें, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नॉमिनल टेबल है, ठीक है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें आपके नाम लिखे हुए हैं और नाम के आगे आपके नंबर ऑफ विलेजेस या नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। समटाइम दिस इज अ टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन ये नॉमिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाए ऑर्डिनल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमने नॉमिनल में पढ़ा था कि हमारे पास सिर्फ नाम होते हैं, कोई ऑर्डर, कोई क्लासेस नहीं होती। ऑर्डिनल में पढ़ा था हमारे पास ऑर्डर्स या क्लासेस होती हैं, लेकिन उनके दरमियान डिस्टिंग्विश्ड कोई डिफरेंस नहीं होता। जैसे इन्होंने बताया हुआ है कि प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो दिस इज एन ऑर्डिनल डाटा, जिसके अकॉर्डिंगली वो उसके आगे उन्होंने उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हैं, ठीक है। उससे आगे आ जाए तो डिस्क्रीट डाटा। डिस्क्रीट डाटा में क्या होता है कि आपकी, उन्होंने बताया हुआ है कि इतने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, इतने नंबर ऑफ चीजें जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, अगर आपका डाटा इस फॉर्म में है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट डाटा बेसिकली, कि आपके पास जब डिस्क्रीट फिगर्स की फॉर्म में कोई भी वेरिएबल वैल्यूज हैं, ठीक है, और उस
पे आपने अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखी हैं तो आप उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे डाल सकते हैं, जो कि स्लाइड नंबर 14 में है। तो इससे आपको क्लियर होना चाहिए कि हर वेरिएबल का अपना जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है। ठीक है जी, क्योंकि इसके साथ हमारा ये लेक्चर खत्म हो गया है। हम अगले वाले के मिड तक करेंगे, क्योंकि वो मैं मिड तक ही कर सका हूं चैप्टर लेक्चर 4 के। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज बताएं। हेलो। हाँ जी डॉक्टर अली जी, अगर हमें क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो हमने ये पूरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एज इट इज ड्रॉ करना होगा। हो सकता है ना करना हो सकता है ड्रॉ करने के ही नंबर आ जाएं। और वो ये हो सकता है हम वो बता भी सकती है ना कि आप रिलेटिव निकालें, क्यूमुलेटिव एंड परसेंटेज। हाँ, ये निकालें बस। एग्जैक्टली आपने क्या कहा। हो सकता है हमें सिर्फ के हमें नंबर ऑफ क्लासेस, रेंज और विड्थ निकालने के लिए दे दें बस। ये तो सिर्फ इसकी कैलकुलेशन है स्लाइड की जो क्वेश्चन मैम ने दिया है, राइट? तो उसके अंदर शी हैज आस्क्ड ओनली अबाउट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो उन्होंने के हमें वैसे ही दिया है टू जस्ट टू कंफ्यूज, राइट? हमें तो नहीं निकालना के और रेंज इसमें। एग्जैक्टली ऐसे ही है। वो तो ऑलरेडी हमारे पास इंटरवल बने पड़े हैं। के, आर और डब्ल्यू हमें चाहिए क्लास इंटरवल्स के लिए बस। तो पहले कॉलम के लिए हमारी 3 रिक्वायरमेंट्स थी बस, जो हमारे स्टेप 1, 2 और 3 था। तो हमें हमारा तो वो तो बना हुआ है, हमें उससे आगे मूव होना है। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जी आप कंप्लीट कर लें। सॉरी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो तो हमारी ये फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से निकलेगी, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमारे फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से निकलेगी। उन्होंने जस्ट कंफ्यूज करने के लिए log of 62 is 179 दिया हुआ, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। इसका काम हमारी फर्स्ट कॉलम में था। जी, अब आपका क्या आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं ये पूछ रही थी कि एक तो हम ये पूरा टेबल बनाते हैं ना, कि ये जो 7 स्टेप्स हैं मतलब इसके अकॉर्डिंगली पूरा एक टेबल फॉर्मुलेट करते हैं, तो वो एक जो कर्व है वो भी ड्रॉ करनी आ सकती है? देखिए, इसी की बेसिस पे आ तो सकती है, दे तो सकती है मैम, लेकिन वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो हम हिस्टोग्राम बनाते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं, लेकिन हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स, हाँ वो हिस्टोग्राम, लेकिन मेरे नहीं ख्याल से कि इस हद तक जाएंगी मैम कि एक सवाल में इतनी चीजें पूछ लें कि जी आप पहले ये भी करें, फिर हिस्टोग्राम भी बनाएं, फिर उस पे आप उसकी कर्व भी बनाएं। ठीक है, तो वो तो बहुत लंबा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। वैसे अगर नॉर्मली वैसे अगर आई बी कर्व तो वो नॉर्मली मतलब ये नॉर्मल पेज पे ड्रॉ हो जाती है, उसके लिए ग्राफ पेपर चाहिए होता है। मैं वैसे पूछ रही हूँ, आई हैव नो आइडिया। नहीं, वो नॉर्मल में आपने फ्री हैंड ड्राइंग करनी है और इसके बेसिस पे हिस्टोग्राफ बनेगा। अगर इतना ज्यादा है कि जी प्लॉट करेंगे तो फिर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे हिस्टोग्राम बनेगा, और हिस्टोग्राम के बाद फिर पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स ज्वाइन होंगे और फिर वो जाके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनता है। मगर आई डोंट थिंक सो कि इतना मैम इसको वो कर देंगे, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर। हाँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मगर आई थिंक जितनी ड्राइंग्स हैं उससे फ्री हैंड ही है, बिकॉज उन्होंने कहा था यू नॉट अलाउड विद एनी टीज और यू नो स्टफ लाइक दैट। हाँ एग्जैक्टली। और ये अच्छा ये भी कोई बताए कि ये जो फॉर्मूला शीट मैम कहीं थी कि अवेलेबल होती है, ये वो मिलेगी, उसमें सारे फॉर्मूलाज तो होंगे ना। आई हैव नो आइडिया अबाउट द फॉर्मूला शीट, मतलब ये जो फॉर्मूलाज हम पढ़ रहे हैं ये सब उसके ऊपर लिखे होते हैं? ये सब लिखे होंगे, हाँ जी, ये सब लिखे होंगे, लेकिन इसका उसको यूज कैसे करना है वो तो आपने करना है ना, वैल्यूज तो आपने पुट करनी है, फॉर्मूलाज तो दिए होंगे आपको। तो ये जो हम मतलब फॉर्मूला तो सेम ही होगा ना फिर, वैल्यूज तो हमने करनी होगी। और वो ऐसे नहीं होगा कि आपको आपके जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको फॉर्मूलाज दिए होंगे, वो एक पूरी शीट होगी फॉर्मूलाज की, उसमें सारे फॉर्मूलाज होंगे। आपने देखना होगा कि आपने इसमें से फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। तो ये जो फॉर्मूला शीट है ये एपिडेमियोलॉजी में भी अवेलेबल होती है? मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से एपिडेमियोलॉजी में भी देंगे।
अच्छा, मेरे ख्याल से आई एम देंगे। नॉट। अगर किसी का इस लेक्चर से रिलेटेड कोई सवाल है तो ठीक है, वरना हम नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं प्लीज। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। नहीं ठीक है, ओके, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है, ये 7 स्टेप्स आपने नहीं भूलने। ठीक है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर ये 7 स्टेप्स याद रहते हैं तो आपको कभी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने में मुश्किल नहीं होगी। आगे चलते हैं जी, प्रेजेंटेशन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा। ठीक है, अब स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। नहीं, स्क्रीन शेयर वाकई नहीं हो रही, मुझे भी नहीं आ रही। यही आ रहा है कि स्टाफ हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग। डॉक्टर अरूज, आपने तो आज आना नहीं था लेक्चर लेने रिवीजन में। मेरे ख्याल से डॉक्टर अरूज अटेंडेंस के चक्कर में गायब है। रिकॉर्डिंग के चक्कर में गायब है, सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। हाँ मुझे भी लग रहा है रिकॉर्डिंग कर रही है, तो अवेलेबल नहीं। अच्छा अच्छा, कोई और ट्राई कर ले स्क्रीन शेयरिंग का जो है। कोई और प्लीज ट्राई कर ले स्क्रीन शेयरिंग। चले, हो गया। अब आ गई इतना आ गई। जी जी, आ गई। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास जो डेटा आता है हम उसको समटाइम्स डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट भी करते हैं। मतलब एक तरीका हमने पढ़ लिया कि हमने टेबल बना दिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिए, लेकिन हम और भी तरीकों से अपने डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास डायग्राम्स वगैरह आती हैं, वो हम अभी पढ़ते हैं। आप स्लाइड नंबर 2 पे आ जाएं। ठीक है, कि आपका बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, बड़े इजी हैं, ये आप पढ़ लें कि आपने डाटा को प्रेजेंट क्यों करना होता है। ठीक है, और किस तरह प्रेजेंट करना होता है कि इजी हो, इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, मीनिंगफुल हो, सिंपल हो। ठीक है, और आम लोग भी उसे समझ सकें, और आपका डाटा जो है वो उसमें आप प्रॉपरली आपका जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसको प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर सके। आपकी जो आप जिस भी फॉर्म में उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव के लिए उन्होंने बताए हुए हैं, ये हम नेक्स्ट में कर लेंगे क्योंकि अभी मैं ये कर नहीं सका ये सारी चीजें ना क्वांटिटेटिव वाली। क्वालिटेटिव डाटा जो है उसके लिए हम बेसिकली तो 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कि हमने प्रेजेंटेशन ऑफ क्वालिटेटिव डाटा 2 बेसिक कैटेगरीज हैं, एक है टेबल और दूसरी है डायग्राम्स। टेबल में मैंने जैसे आपको अभी बताया है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होते हैं जिनको हम कैटेगोरिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। और कैटेगोरिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की आगे से 2 फॉर्म्स होती हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल। नॉमिनल में नेम्स होते हैं, ऑर्डिनल में स्पेसिफिक जो है वो आपकी जो है वो ग्रुप्स बने होते हैं। उसकी फॉर्म में आपका डाटा आप
टेबल्स की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। देन हम मूव करते हैं डायग्राम्स में। डायग्राम्स में सबसे पहली जो डायग्राम है वो है बार चार्ट्स। बार चार्ट्स की आगे से 3 फॉर्म्स होती हैं, सिंपल हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं और कॉम्पोनेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पाई चार्ट्स हो सकते हैं। सेकंड हमारा मोड ऑफ डायग्राम है पाई चार्ट्स। थर्ड हमारा मोड ऑफ डायग्राम है पिक्टोग्राम्स और फोर्थ मोड ऑफ प्रेजेंटेशन या डायग्राम है हमारा मैप्स या स्पॉट मैप्स, ठीक है। आगे आ जाए सिंपल बार चार्ट। हो गए या ये जो डायग्राम के अंदर ही आ रहे हैं पाई चार्ट? ये डायग्राम के अंदर आ रहे हैं, ये डायग्राम के अंदर आ रहे हैं जी। ये डायग्राम की टाइप्स हैं। बेसिक 2 टाइप्स हैं। क्वालिटेटिव डाटा को प्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, या टेबल बनाए या डायग्राम बनाए। टेबल 2 तरह के, मैंने आपको बताया कि टेबल का नाम क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और स्पेसिफिक नेम क्या है, कैटेगोरिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और आगे से नॉमिनल और ऑर्डिनल, उसकी 2 टाइप्स हैं। टेबल्स खत्म हो गए क्योंकि वो हम पहले पढ़ चुके हैं। आगे आगे डायग्राम्स। डायग्राम्स आगे से आपकी 4 तरह की हो सकती हैं, बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स, पिक्टोग्राम्स और मैप्स, ठीक है। ये डायग्राम्स की सब फॉर्म है। तो सबसे पहले हम आते हैं बार चार्ट्स में। बार चार्ट्स में जैसे आपको पता है कि बार्स जो है वो हम बनाते हैं, ठीक है। तो बार्स की फॉर्म में हम एक ऐसी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपने डाटा की कि जिसमें बार्स, वर्टिकल बार्स बनी होती हैं, ठीक है। अब इसकी आगे से 3 फॉर्म्स हैं, सिंपल, मल्टीपल और कॉम्पोनेंट। सबसे पहले हम सिंपल वाले पे आते हैं, स्लाइड नंबर 5 पे। इसमें क्या होता है कि सिंपल में हम यूजुअली जो है वो वेरिएबल्स, डिफरेंट वेरिएबल्स को पढ़े होते हैं, ठीक है। और हर वेरिएबल के लिए एक सिंगल बार होती है, और जो लेंथ ऑफ या हाइट ऑफ बार होती है वो प्रोपोर्शनल होती है टू द फ्रीक्वेंसी या मैग्नीट्यूड या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के, ठीक है। ये दिस इज वन एंड द सेम थिंग। तो जो हाइट ऑफ बार है वो अकॉर्डिंगली उस फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल या उसके अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। और ये सिंपल सा होता है, हर 2 कंसेक्टिव बार्स के दरमियान में एक अप्रोप्रिएट स्पेस होती है, ठीक है। जैसे इन्होंने मेल फीमेल में एज की एग्जांपल दी हुई है कि फीमेल जो स्टडी ग्रुप था उसमें जो एज थी वो इस रेंज तक थी और मेल्स में इस रेंज तक थी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए मल्टीपल में। मल्टीपल में क्या होता है कि हम 2 डिफरेंट वेरिएबल्स को जब हमने इकट्ठे स्टडी करना होता है ना, फॉर एग्जांपल हम स्टडी कर रहे हैं पॉपुलेशन और एरिया को, हम 4 प्रोविंस लेते हैं, 5 प्रोविंस लेते हैं, उनका एरिया और उनकी पॉपुलेशन को हमने कंपैरिजन में देखना होता है। तो वो जो 2 वेरिएबल्स हैं जिनको हम इकट्ठा स्टडी कर रहे हैं, उनकी बार्स को हम साइड बाय साइड ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ताकि हम कंपेयर कर सकें उन दोनों की जो हाइट को। और हाइट में बता क्या रहे होते हैं, बेसिकली फ्रीक्वेंसी या उसकी मैग्नीट्यूड को, ठीक है। तो जैसे इन्होंने बताया हुआ है कि एशिया में जो डिफरेंट इनके कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें एशिया का टोटल एरिया कितना है और उसकी पॉपुलेशन कितनी है, यूरोप का कितना एरिया, उसकी पॉपुलेशन कितनी है, अफ्रीका का एरिया कितना है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है, अमेरिका का एरिया कितना, उसकी पॉपुलेशन कितनी है। तो हम 2 एट्रीब्यूट्स या 2 वेरिएबल्स को इकट्ठा स्टडी कर रहे हैं, तो हमने क्योंकि उनका आपस में कंपैरिजन करना है, एरिया का कंपैरिजन करना है पॉपुलेशन के साथ, इसलिए हम उनकी जो बार्स हैं उनको साइड बाय साइड ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसको हम मल्टीपल या कंपाउंड बार चार्ट्स कहते हैं। तीसरे आ जाते हैं कंपोनेंट बार चार्ट्स। कंपोनेंट बार चार्ट्स में क्या होता है, यानी पहले हमने सिंगल बार ड्रॉ की, हर वेरिएबल के लिए सिंगल वेरिएबल लिया और उसके लिए एक बार ड्रॉ की। फिर हमने क्या किया, हमने कहा हमें एक नहीं, हमें 2 वेरिएबल इकट्ठे पढ़ने हैं, है क्वालिटेटिव, ये ज़हन में रखना है, हम ये क्वालिटेटिव की बात कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव की बात नहीं कर रहे। इसलिए हमारे पास एक साइड पे क्वालिटेटिव फीचर्स या वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं। तीनों अगर हम चार्ट्स देखें तो एक में हमें मेल फीमेल
एक्स एक्सिस में नजर आएगा, एक में हमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका नजर आ रहा है। दीज आर द क्वालिटेटिव ऑर्डिनल या नॉमिनल, सॉरी ऑर्डिनल जो है वेरिएबल्स हैं। तो हमारे पास ये चीज याद रखनी है कि दिस इज टाइप ऑफ क्वालिटेटिव डाटा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसके एक एक्सिस पे हमारे पास हमेशा क्वालिटेटिव कोई वेरिएबल का नाम होगा या कोई एट्रीब्यूट होगा या कोई रेंज होगी या कोई और चीज होगी। ठीक है, तो क्वालिटेटिव का वर्ड जो है वो आपने याद रखना है कि बार चार्ट्स होते ही क्वालिटेटिव डाटा के लिए हैं। तो इसका मतलब है कि इनकी एक साइड पे कोई ना कोई क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट आएगा। तो तीसरा जो इसका है कंपोनेंट है। कंपोनेंट में हम क्या करते हैं कि हमने पहले सिंगल से डबल पे आए, अब हमने क्या किया, सिंगल को डिवाइड कर दिया इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स। यानी हमारे पास बार एक है लेकिन हमने उसको डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, यानी हम दो वेरिएबल्स पर इसमें भी दो वेरिएबल्स रहे हैं लेकिन उसकी हम बार एक बना रहे हैं और एक बार को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल हम इसमें पॉपुलेशन एरिया वाली ही एग्जांपल इसने रिपीट किया, विच इज के एक ही बार है, एक ही बार में उसने जो है वो पर्पल कर दिया उसको एरिया को और उसी बार के छोटे से पोर्शन को उसने पॉपुलेशन से डिनोट कर दिया। तो बार एक है लेकिन बार को ब्रेक कर दिया इनटू टू कंपोनेंट्स। ठीक है, और हर कंपोनेंट की जो विड्थ है या लेंथ है वो उसके मैग्नीट्यूड या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। समझ आ गई आपको कंपोनेंट बार चार्ट? हेलो जी, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको इन तीनों में, सिंपल, मल्टीपल और कंपोनेंट में? हेलो, नहीं कंफ्यूजन नहीं है इसमें बस ये कंपोनेंट वाले में ये है ना कि क्वांटिटेटिव भी साथ आता है। सॉरी, इसमें ये है ही क्वालिटेटिव डाटा की रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये तो जो नेम्स obviously लिखे हुए हैं वो भी क्वांटिटेटिव में नहीं आते, मतलब दे आर जस्ट नेम। नहीं, उनकी देखिए हमने मैयर तो किया ना कुछ, मतलब हमने उस एट्रीब्यूट को मैयर किया है। बेसिकली हमने उस क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट को मैयर किया है। हमारा एट्रीब्यूट, हमारा वेरिएबल क्वालिटेटिव है। ठीक है, ठीक है, आप ये ध्यान में रखें, हमारा जो वेरिएबल अंडर स्टडी है दैट इज क्वालिटेटिव। नेक्स्ट आ जाते हैं पाई चार्ट्स में। पाई चार्ट्स में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम एंगल इम्पोर्टेंट है। ओके, स्क्रीन शेयरिंग को इनेबल कर दें ताकि फिर मैं साथ में शेयर करूं। जी प्लीज। हाँ, मैं कर रहा हूँ, मैंने कर दिया जी। तो फिर बताइएगा जी। हम पाई चार्ट में क्या करते हैं कि हम पाई चार्ट में जो हमारा डाटा है उसको हम एंगल में कन्वर्ट करते हैं।
और उसको एक सर्कल के सेगमेंट की फॉर्म में ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यानी फ्रीक्वेंसी इज कन्वर्टेड टू एंगल एंड देन प्लॉटेड एज ए फ्रैक्शन ऑफ 360 डिग्री सर्कल, ठीक है। और हर सेगमेंट, और इसका फॉर्मूला क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन इनटू 360। तो आपके पास एक एंगल निकल आता है और उसको आप ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें से दो चीजें इंपॉर्टेंट है याद करने वाली कि एरिया ऑफ सेगमेंट एंगल पे डिपेंड कर रहा होता है और एंगल आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा होता है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना बड़ा एंगल होगा, और जितना बड़ा एंगल होगा उतना ज्यादा बड़ा एरिया कवर करेगा वो सर्कल का। इसके आगे एग्जांपल भी आ जाए। ये है 10 पे इसमें देखें कि एक DHQ हॉस्पिटल में 120 डॉक्टर्स हैं, ठीक है, जिसमें से 60 डॉक्टर्स जो हैं वो लाहौर गए हुए हैं टू अटेंड ए वर्कशॉप, ठीक है। अब 60 का मतलब है, अगर आपका 360 का एक सर्कल होता है, 120 आपकी टोटल स्ट्रेंथ है, दैट मीन 50% डॉक्टर्स आपके वर्कशॉप अटेंड करने गए हैं। 50% का मतलब है 360 का भी 50% वो होता है 180 डिग्री। तो आपका हाफ सर्कल ऑलरेडी वर्कशॉप वाला हो जाएगा कि वेंट टू लाहौर फॉर अटेंडिंग वर्कशॉप, ठीक है। इसके लिए तो हमें इवन कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं। अब हमारे पास बचे 60 डॉक्टर 120 में से, क्योंकि 60 तो लाहौर गए हैं। उन 60 में से जो 30 हैं वो रिटायर्ड हैं। अब हमें ये पता था कि हमारा जो 60 डॉक्टर्स हैं ये हमारे 180 डिग्री एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर 60 का भी हाफ डॉक्टर्स जो हैं वो रिटायर हो गए हैं, तो दैट मीन्स कि 180 का हाफ 90 डिग्री रिटायरमेंट पे चला गया। इसलिए उन्होंने 90 डिग्री पे मार्क लगा के 90 डिग्री के एरिया को शेड किया हुआ है डॉक्टर्स रिटायर्ड में। अब हमारे पास ये 90 डिग्री एरिया बच गया जिसमें से के 20 डॉक्टर्स लीव्स पे हैं, ठीक है, और बाकी जो डॉक्टर्स 10 हैं वो काम पे आ रहे हैं, ठीक है। अब इसको हमने मेजर करना है, वो हम कैसे करेंगे? 20 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 360, और जो डॉक्टर्स हमारे पास वर्किंग है वो 10 है, तो 10 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स 120 मल्टीप्लाई बाय 360, वो आपके पास एंगल आ जाएगा। तो आपको रफली आइडिया हो जाएगा कि आपका इतने एंगल यानी इतना पोर्शन आपने 90 डिग्री में से लीव वाले डॉक्टर्स को देना है और इतना ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स को देना। समझ आ गई कैसे आपने इसको ड्रॉ करना है? जी ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी देखें ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मैम ने 11 में डाला हुआ है, पता नहीं इसको दरमियान में क्यों डाल दिया। अच्छा, पाए चार्ट को बनाने के लिए इसका पाए चार्ट बनाया बड़ा, ये तो खैर आप बना ही लेंगे। अब आगे आते हैं पिक्टोग्राम्स। पिक्टोग्राम्स में हम क्या करते हैं, हम कोई ना कोई पिक्चर से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किसी ना किसी चीज को। फॉर एग्जांपल डेंजर का साइन बना नजर आता है हमें जगह जगह बिजली के खंभों में, क्या दैट इज अ पिक्टोग्राम। हमें पता लग जाता है पिक्चर देखते कि यार ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है। हम उस पिक्चर की फॉर्म में कोई ना कोई मैसेज देना चाह रहे होते हैं, कोई क्वालिटेटिव कोई चीज रिप्रेजेंट करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। अगर हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में टॉक्सिक वेस्ट है, तो टॉक्सिक वेस्ट का एक अलग साइन है, ठीक है। जीनोटॉक्सिक, बायोटॉक्सिक, तो उनके अलग अलग साइंस हैं, ठीक है। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ पिक्टोग्राम। इसी तरह पिक्चर ऑफ डॉक्टर के आप जी ये लेकिन डेटा कैसे प्रेजेंट कर रहा है एक पिक्चर? ठीक है, वो तो सिंबल है, वो एक चीज को डिफाइन कर रहा है, लेकिन डेटा इससे कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? देखें है तो क्वालिटेटिव डेटा ही ना। मैं अब इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको। एग्जांपल ये देता हूँ कि आप पिक्चर की फॉर्म में डॉक्टर की पिक्चर से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये कितने एरिया को कवर कर रहा है, एक डॉक्टर कितनी पॉपुलेशन के लिए है, ठीक है। यानी पॉपुलेशन पर फिजिशियन के लिए आप पिक्चर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे सिंपल फॉर्म होती है बेसिकली, और ये सब लेमैन्स के लिए होता है कि आपने उनको समझाना होता है, ठीक है। क्या
पिक्चर्स की फॉर्म में पॉपुलेशन लिख के ऊपर परसेंटेज लिख दें और ऊपर एक डॉक्टर बना दें, तो उन्हें आइडिया हो जाता है कि ये जो एक डॉक्टर है ये इतनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के लिए है। ठीक है, तो ये पिक्टोग्राम हो जाएगा। समझ आ गई आपको? हेलो, जी आगे आगे आ जाते हैं स्टैटिस्टिकल मैप्स। स्टैटिस्टिकल मैप्स में हम क्या करते हैं कि हम कोई जियोग्राफिकल एरिया को शेड कर देते हैं या डॉट्स लगा देते हैं, ठीक है, किसी भी डाटा को प्रेजेंट करने के लिए, क्वालिटेटिव डाटा को प्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी ये एरिया डिजीज्ड है और उसको हम शेड कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज, ये हमारा क्वालिटेटिव ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो क्वालिटेटिव अगर हम रिवाइज करें तो हमारे पास दो फॉर्म्स की टेबल्स थे, जो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगोरिकली आगे से दो होते हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल, और पिक्चर डायग्राम्स की फॉर्म में, डायग्राम्स में बार चार्ट्स थे। बार चार्ट्स आगे से तीन होते हैं, सिंपल, मल्टीपल और कॉम्पोनेंट। उसके बाद पाई डायग्राम्स थी, पाई डायग्राम्स के बाद पिक्टोग्राम, और पिक्टोग्राम के बाद ये स्टैटिस्टिकल मैप्स। ये कोई इतने खास मुश्किल चीजें नहीं है क्योंकि क्वालिटेटिव डाटा की हैं, आगे मुश्किल आएंगी जो क्वांटिटेटिव की हैं, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको मेथड है स्टेम एंड लीफ प्लॉट, ये भी क्वालिटेटिव के अंदर आता है, क्वालिटेटिव के अंदर आता है। ये सारी चीजें हमारी क्वालिटेटिव की हैं। ठीक है, हेलो जी, तो ये अलग से है, मतलब ये क्या ये डायग्राम के अंदर फॉल करता है, ये जो है पिक्चरल मेथड स्टेम एंड? हाँ जी, ये सारी डायग्राम्स की फॉर्म है, बार चार्ट से लेके ये जो स्टैटिस्टिकल मैप्स तक है, ये सारी डायग्रामेटिक फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वालिटेटिव डाटा। ठीक है, किसी का कोई सवाल हो आज के सारे लेक्चर्स में? क्योंकि बस मेरी बस हो गई है, तो नेक्स्ट ये जो क्वांटिटेटिव वाला है ये मैं नेक्स्ट पढ़ा दूंगा इंशाल्लाह। ये 15 स्लाइड्स ही हैं, ये मैं नेक्स्ट पढ़ा दूंगा। अच्छा, मैंने रिकॉर्ड कर लिया और थर्ड लेक्चर, सॉरी मैंने रिकॉर्ड कर लिया, बस अब ये लेक्चर अपलोड करना है, बाकी मेरे हो गए लेक्चर्स अपलोड आप लोग के, तो वो भी देख लीजिएगा। अच्छा, मेरी रिकॉर्डिंग ऑन करके चली गई थी, किसी ने मुझे कुछ कहा होता। बिल्कुल ठीक है, वो हाँ जी, वो हमें आइडिया हो गया था। बस ठीक है, ये मैं आज रात देख लूंगी डॉक्टर अली, मैं खुद आपने जो जो पढ़ाया ना एक दफा रिव्यू कर लूंगी। थैंक यू। हाँ जी, रिव्यू कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्लास हमारी फ्राइडे को है, फ्राइडे सैटरडे संडे इसी तरह चलेगी। मैं कोशिश करूंगा कि मैं